दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रो पैथोलॉजी विद हेमंत में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा यह चैनल आपके पैथोलॉजी नॉलेज को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अतः आप सभी हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और हमें यह काम करने के लिए मोटिवेट करें और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हमारा MCQ सीरीज का पार्ट 12। हमारे MCQ सीरीज का पार्ट 12 का सबसे पहला क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द नॉर्मल मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो MCHC होता है वो कितने परसेंट होता है। MCHC क्या होता है? एक जो RBC होता है ना, RBC में जो एवरेज जो HB होता है, एवरेज HB को पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो HB होता है वो एवरेज HB कितना होता है। जो MCHC का मीन्स होता है वो एक RBC में HB के एवरेज को या फिर उसके परसेंटेज को पूछता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 12 से लेके 16%, 24 से लेके 28, 32 से लेके 38% एंड 42 से लेके 46%। यहाँ पे इसका थोड़ा सा MCHC का देखेंगे डिटेल। MCHC या फिर मेन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन concentration is a measure of the average concentration of hemoglobin within a red blood cell. It's part of complete blood count. MCHC जो होता है आपका, जो रेड ब्लड सेल में RBC जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन का जो एवरेज जो हीमोग्लोबिन होता है उसको इंडिकेट करता है। जो जैसे कि ये एक RBC है तो RBC में कितना परसेंट जो है आपका HB है तो उसको इंडिकेट करता है आपका ये MCHC। MCHC जो होता है आपका ये जिस CBC टेस्ट होता है, CBC टेस्ट का मेन पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि RBC से रिलेटेड एनीमिया को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो MCHC है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो MCHC को कैलकुलेट करने के कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग दी हीमोग्लोबिन लेवल बाय दी हेमाटोक्रिट या फिर द वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल। जो MCHC है, MCHC निकालने के लिए क्या किया जाता है? जो HB होता है उसको PCV से डिवाइड कर दिया जाता है। HB को जब PCV से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे निकल के आ जाता है आपका MCHC का परसेंटेज या फिर एवरेज मीन्स कि RBC में कितना परसेंट जो है आपका HB है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका MCHC होता है इसका नॉर्मल, जो MCHC का नॉर्मल रेंज होता है वो 32 से लेकर के 36 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और यदि इसे लीटर्स में कन्वर्ट करें तो 320 से 360 ग्राम्स पर लीटर होता है। MCHC जो होता है लो किस कंडीशन में होता है? तो जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होती है उस कंडीशन में जो होता है आपका MCHC लो होता है, क्योंकि उस टाइम पे हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है जिससे कि MCHC जो होता है वो लो हो जाता है। हाई MCHC कैसे होता है? तो जो हाई MCHC होता है वो किस कंडीशन में होता है? तो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटिसिस के कंडीशन में होता है। जो हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस होता है RBC का एक कंडीशन होता है, तो उस कंडीशन में जो है आपका MCHC जो होता है हाई हो जाता है। या फिर अदर जो रेयर डिसऑर्डर्स हैं, रेड ब्लड सेल्स आर एबनॉर्मली शेप, है ना, या तो फिर कोई अदर डिसऑर्डर्स हैं जिसमें RBC का शेप बाइकॉनकेव ना होकर के, डिस्क लाइक बाइकॉनकेव ना होकर के वो हो जाता है आपका अदर शेप में, तो उसमें भी आपका ये MCHC बड़ा हो सकता है। स्फेरोसाइट्स क्या होते हैं? तो जैसे कि स्फेरोसाइट्स ये जैसे कि नॉर्मल HB है, नॉर्मल RBC है ये, है ना, और ये है आपका जैसे कि ये नॉर्मल RBC है, तो ये कुछ बीच में थोड़ा सा दबा हुआ सा दिखता है दोनों तरफ से। एंड जो स्फेरोसाइट होता है ये स्फेरिकल शेप का होता है, तो स्फेरिकल शेप का होता है इसलिए ऐसे RBC को बोला जाता है स्फेरोसाइट। तो इस कंडीशन में जो होता है आपका, इसमें चूंकि HB जो होगा वो HB का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में जो एक RBC में जो HB का परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पास ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में क्या है। तो यहाँ पास जो ऑप्शन में 12 से 16% है एंड 24 से 28% है एंड 32 से 38% है एंड 42 से 46% है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है नॉर्मल रेंज के बेस पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पे 32 से 38% होगा। इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि MCHC क्या होता है। तो RBC जो होता है, RBC
आरबीसी में जो एचबी होता है ना, एचबी उसको बोला जाता है आपका, एचबी का जो परसेंटेज होता है वो कहलाता है आपका मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आयरन्स एटम इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आयरन एटम्स होते हैं, आयरन एटम्स हीमोग्लोबिन में कितने होते हैं, कितने उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होता है या फिर दो होता है या फिर तीन होता है या फिर चार मॉलिक्यूल्स होता है। तो जो आपका आयरन एटम होता है वो एक हीमोग्लोबिन में, ये जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका जैसे कि अल्फा चैन है, बीटा चैन है, यहाँ पे बीटा चैन है एंड यहाँ पे अल्फा चैन है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटोपोरफायरिन रिंग प्लस आयरन जो होता है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं वो चार हैं, एक दो तीन एंड चार, है ना। तो ये आयरन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी आयरन एटम्स इज प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी। एचबी में आयरन्स के कितने एटम या फिर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ब्लैंक चैन इज फॉर्मेड। पूछ रहा है कि जो प्रोटीन होता है, जो प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, प्रोटीन का प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कौन सा जो चैन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है हेलिक्स चैन या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर पेप्टाइड चैन या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जो एचबी होता है जो प्रोटीन होता है ना, तो जो प्रोटीन होता है तो उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो होता है आपका पेप्टाइड चैन प्रेजेंट होता है। इसका थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देखेंगे। ये जैसे कि ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है अल्फा हेलिक्स एंड टर्सरी स्ट्रक्चर है ये, एंड ये है प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें कई सारे एमिनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, पेप्टाइड चैन बनाते हैं, पेप्टाइड चैन बनाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यहाँ पे जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का उसमें कौन सा यहाँ पे चैन पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, पेप्टाइड चैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है 4 नंबर, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर ब्लैंक बॉन्ड्स बिटवीन दी एसएच ग्रुप ऑफ 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल्स। ये जो सिस्टीन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड। तो जो सिस्टीन होते हैं उनके बीच में पूछ रहा है कि जो एसएच ग्रुप होता है, एसएच ग्रुप होता है उसमें यहाँ पे कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आरएस बॉन्ड या फिर एसएस बॉन्ड या फिर एसटी बॉन्ड या फिर आरटी बॉन्ड। तो यहाँ पास जो ऑप्शंस हैं आपके, इसका थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो जो होता है आपका ये सिस्टीन जो है, हाँ ये जो सिस्टीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका एसएस टाइप का बॉन्ड होता है। जो एसएच ग्रुप है आपका यहाँ पे जो है एसएस टाइप का बॉन्ड होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो ये बॉन्ड जो होता है वो एसएस टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5th नंबर में, इफ़ हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट फ्रीली इन प्लाज्मा देन इट कैन लीड टू। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इफ़ हीमोग्लोबिन, यदि बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में यदि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो प्लाज्मा है इसमें यदि फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना, फ्री एचबी अगर प्रेजेंट है तो ये किस चीज़ को लीड करेगा। मीन्स अगर प्लाज्मा जो है उसमें एचबी आपका बढ़ गया है, सॉरी जो प्लाज्मा है इसमें अगर एचबी क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, तो इंक्रीज होने के बाद एचबी किस चीज़ को लीड करेगा। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए होंगे हैं, इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंक्रीज्ड आर्टेरियल प्रेशर, इंक्रीज्ड हीमोलाइसिस, इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर, है ना। तो जो एचबी है, जो फ्री एचबी है वो जैसे कि फ्री एचबी जैसे कि आएगा कहाँ पे आपके प्लाज्मा में, तो फ्री एचबी जो है प्लाज्मा में जब आ जाएगा तो वो तो हीमोलाइसिस के कारण आएगा। तो यहाँ पास तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है।
दूसरा ऑप्शन ये है कि इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। तो आर्टेरियल प्रेशर जो होता है हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। या फिर जो इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर होता है ये भी हार्ट से रिलेटेड होता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीज्ड यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो ये आंसर जो होगा करेक्ट होगा। इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ पास क्या बोला हुआ है कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में जब हीमोग्लोबिन, जो फ्री हीमोग्लोबिन है वो अगर प्रेजेंट होगा तो क्या लीड करेगा, है ना। तो वो क्या चीज़ें इंडिकेट करेगा या फिर क्या कंडीशंस बनाएगा आपके बॉडी में। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक तरह से आपका प्रोटीन होता है, एंड जो प्रोटीन होता है जब एच प्लाज्मा में आ जाएगा, है ना, एच जो होता है वो जब प्लाज्मा में आ जाएगा तो चूंकि सीरम में क्या होगा, आपके प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है बढ़ने के बाद वो क्या करेगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेगा, है ना। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको इंक्रीज करेगा। एक जैसे कि नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ब्लड है पूरा, ठीक है, तो अगर ये नॉर्मल है तो यहाँ पास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा नॉर्मल होगा। लेकिन अगर यहाँ पास जो है एच का जो प्रोटीन है वो यदि इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पास जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पास जो इसका ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली कंटेनेड विथ रेड ब्लड सेल्स, है ना। व्हेन रेड ब्लड सेल्स ब्रेक डाउन, जब आरबीसी आपका हीमोलाइसिस होगा तो हीमोग्लोबिन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो जो हीमोग्लोबिन होगा वो आपके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, और जब ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा तो ये क्या कॉज करेगा, कॉजिंग अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा में जो होगा आपका प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा। दिस इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या फिर हीमोग्लोबिन अट्रैक्ट्स वाटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम वाया ऑस्मोसिस, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा जो आपका ये होगा ऑस्मोसिस के कारण, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के कारण जब वाटर आएगा तो इससे ऑस्मोसिस प्रेशर जो होगा आपका, ये ऑस्मोसिस प्रेशर जो होगा ये आपका इंक्रीज हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा हुआ है कि जो आपका एच है जब वो फ्री होकर के प्लाज्मा में आ जाएगा तो वो फिर क्या करेगा, ठीक है। तो मतलब मीन्स क्या कंडीशंस होंगे अगर जो आपका एच है वो क्या लीड करेगा। तो यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है जो आपका ए नंबर है, इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, दी टोटल अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेटिंग ब्लड ऑफ एन एडल्ट मैन इज अबाउट, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एडल्ट मैन है उसमें जो टोटल एच है, टोटल एच है वो कितना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ 200 ग्राम है या फिर 500 ग्राम है या फिर 700 ग्राम है या फिर 900 ग्राम। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो विल द एग्जैक्ट अमाउंट कैन वेरी स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन individuals factors. A typical normal range of for hemoglobin in adult man is 13.8 to 17.2 grams per deciliter. Since 1 deciliter is equal to 100 milliliters, 900 grams would fall within this range, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन है, जो नॉर्मल एच का रेंज होता है वो 13.8 होता है एंड 17.2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि अगर देखते हैं हम, यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, टोटल एच पूछा हुआ है, टोटल एच पूछा हुआ है यहाँ पे। तो टोटल एच कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए किसी का पेशेंट का जो एच है वो कितना है 17.2, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। चूँकि 10 से मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं कि यहाँ पास जो 1 जो ग्राम पर डेसीलीटर जो होता है, तो चूँकि जो 1 ग्राम डेसीलीटर होता है ये इक्वल टू कितना होता है 100 ml के, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे कि अब चूँकि 100 ml के बराबर होता है तो हम यहाँ पे निकालेंगे 1 लीटर का। तो 1 लीटर का निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 17.2। तो अगर किसी का एच जो है 17.2 है, मैक्सिमम जो नॉर्मल रेंज होता है, तो 17.2 है, तो इसको अगर ये 172 आ जाता है,
तो 172/6 यदि उसके बॉडी में ब्लड जो है आपका 6 लीटर के एवरेज में है, तो एच जो होगा ये आपका 1032 के आसपास जाएगा। या फिर उसके ब्लड जो होगा 5 लीटर होगा, तो उसका जो एच होगा, टोटल एच वो 860 ग्राम के आसपास जाएगा। या फिर यदि किसी पेशेंट का जो एच का परसेंटेज है या फिर एच ग्राम पर DL में 13.8 है, तो उसको 10 से तो 138 हो जाएगा यहाँ पे। एंड 138 गुणे 5, यदि 5 लीटर है उसके बॉडी में ब्लड, तो 690 के आसपास जाएगा। एंड यदि 138 6 लीटर है तो हो जाएगा 828 के आसपास, है ना। तो यहाँ पास जो ऑप्शंस में दिया हुआ है एच जो पूछा हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस में कि टोटल एच कितना होगा, तो जो आपका 900 ग्राम एच है ना, ये 900 ग्राम एच आपके नॉर्मल रेंज को इंडिकेट करता है। तो जो एक एडल्ट मैन है उसमें जो एच का टोटल एच होता है वो 900 ग्राम के आसपास होता है। वो ब्लड उस सभी में जो होता है एच वेरी कर सकता है, किसी में थोड़ा लो हो सकता है, किसी में थोड़ा अधिक हो सकता है। तो उस हिसाब से यहाँ पास जो इसका नॉर्मल रेंज होगा आपका डी नंबर जो होगा, डी ऑप्शन, ये आपका 900 ग्राम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट इन सेल विच इज विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि जो शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडीज होता है जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल बॉडी जो कि विजुअल ड्यूरिंग सेल डिवीजन इज कॉल्ड, ठीक है। जो कि पूछ रहा है कि जो सेल डिवीजन पर विजिबल होता है, जब सेल डिवीजन होता है तब वो आपको दिखाई देता है, तो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन में यहाँ पे है, ए ऑप्शन है आपका सेंट्रियोल, बी में है बोथ ए एंड सी में है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, एंड बी में है लाइसोसोम्स, एंड डी में है नॉन ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पास जो सेंट्रियोल है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सेंट्रियोल होता है ये सिलेंड्रिकल बॉडीज होती है, ठीक है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे मेन पूछा हुआ है क्वेश्चन कि जो सेल डिवीजन के टाइम पे दिखाई देगा, जब सेल डिवीजन होगा उस टाइम पे दिखाई देगा, तो वो होता है आपका सेंट्रियोल। जो यहाँ पे बी ऑप्शन में है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम तो हमेशा से प्रेजेंट होता है, जो सेल होता है, एक सेल जो होता है उसमें लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये लाइसोसोम क्या है, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोला जाता है, सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है सेंट्रियोल। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, सेंट्रियोल है ना, तो ये है आपका सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर प्राइमरीली इन्वॉल्व्ड इन ऑर्गेनाइजिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स विच आर इसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, सेल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। तो जो सेल में आपका ये सेंट्रियोल्स होता है, ये ऑर्गेनाइजिंग करवाता है, जो आपके ये जो ऑर्गेनाइजिंग होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है, ये सेल डिवीजन में या फिर सेल स्ट्रक्चर में या फिर सिलिया या फ्लैजिला के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे कि ये है आपका सेल डिवीजन के टाइम पे ये आपका सेंट्रियोल्स देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। तो जब सेंट्रियोल्स क्या करता है, जो आपके ये क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना, इनको क्या करता है, इधर अपनी तरफ खींच लेता है, और जो खींचने के बाद जो होता है फिर सेल जो होता है आपका डिवाइड हो जाता है और 2 न्यू सेल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास जो ऑप्शन या फिर क्वेश्चन था जो उसका जो ऑप्शन था सेंट्रियोल्स, ये करेक्ट होगा यहाँ पे। इसका थोड़ा सा लाइसोसोम का देख लेंगे। लाइसोसोम को वैसे पिछले क्लास में बता चुका था, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन एन एरे ऑफ एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स, है ना। तो जो लाइसोसोम्स होता है ये मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है, सेल्स में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स होता है दैट कंटेन अ एरे ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। इसमें एंजाइम की एक का श्रृंखला पाई जाती है, ठीक है, एंजाइम के कई टाइप्स पाए जाते हैं। तो जो एंजाइम्स के कई टाइप्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑल टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, जो भी बायोलॉजिकल पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ने का काम जो होता है आपका ये एरे ऑफ एंजाइम्स जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये प्रोटीन को तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ता है या फिर लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल बोला जाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो कहलाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक सेल है, ठीक है। इस सेल में आपका ये आपका लाइसोसोम प्रेजेंट है, और इस लाइसोसोम में ये डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है,
ठीक है। ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं। डिफरेंट वर्क मीन्स यहाँ पे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, फॉर फ्लूइड साइटोलॉजी फ्लूइड हैज़ टू बी कलेक्टेड इन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो फ्लूइड साइटोलॉजी होती है उसमें फ्लूइड को किस में कलेक्ट किया जाता है। ऑप्शन है आपका ए नंबर ADTA, बी है सॉल्यूशन सोडियम साइट्रेट, और सी है आपका प्लेन ट्यूब, या फिर डी है आपका नॉन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो फ्लूइड साइटोलॉजी होता है, फ्लूइड साइटोलॉजी में क्या किया जाता है कि जो आपका फ्लूइड होता है उसको एक ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है। तो ऑप्शन जैसे कि ये है ना, तो जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है। तो जो साइटोलॉजी होती है फ्लूइड साइटोलॉजी उसको ADTA में कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये जो ADTA होता है, ठीक है, ADTA क्या होता है, ADTA जो होता है ये सेल का जो मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है, सेल का जो मॉर्फोलॉजी, सेल के मॉर्फोलॉजी को क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है। सेल के मॉर्फोलॉजी को ये प्रिजर्व करता है, इसलिए इसको ADTA में कलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो साइटोलॉजी होता है ना, साइटोलॉजी में क्या जो सेल होता है उसकी स्टडी की जाती है। तो जो ADTA होता है वो सेल के मॉर्फोलॉजी को प्रिजर्व करता है। तो जो फ्लूइड साइटोलॉजी होते हैं उसमें ADTA का यूज किया जाता है फ्लूइड साइटोलॉजी में फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए। इसका थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलेक्शन है साइटोलॉजी में, फ्लूइड इज कलेक्टेड बाय नीडल एस्पायरेशन। जो नीडल एस्पायरेशन होता है उसके थ्रू कलेक्ट किया जाता है लगभग 100 ml, ठीक है, फ्रॉम दी रिस्पेक्टिव कैविटीज़। जिस कैविटी से भी फ्लूइड को कलेक्ट करना होता है, ठीक है, रिस्पेक्टिव कैविटीज़, वहाँ से लगभग 100 ml जो होता है फ्लूइड कलेक्ट किया जाता है नीडल एस्पायरेशन टेक्निक के थ्रू, ठीक है। नीडल के थ्रू एस्पायरेट किया जाता है या फिर बाहर निकाला जाता है, खींचा जाता है उसको, ठीक है, फ्लूइड को, और फिर उसको कलेक्ट किया जाता है आपके जो सीरस फ्लूइड है। जैसे कि उसको अगर सीरस फ्लूइड को निकाल लिए तो उसमें किस में कलेक्ट करेंगे, उसको ADTA जो ट्यूब होगा उसमें कलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये सेल काउंट्स एंड मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो जो ADTA होता है वो सेल काउंट्स को मेंटेन रखता है एंड जो उसका मॉर्फोलॉजी है उसको भी अच्छे से बना करके रखता है, प्रिजर्व करता है। फॉर दी अदर टेस्ट इन हिपैरिन या फिर ब्लड कल्चर ट्यूब, ठीक है, यहाँ पे हिपैरिन ट्यूब या फिर ब्लड कल्चर ट्यूब भी है जो कि अदर टेस्ट के लिए यूज होता है। यहाँ पे नेक्स्ट, फ्रेश स्पेसिमेन फॉर साइटोलॉजी में बी स्टोरेड अप टू 48 हावर्स इन रेफ्रिजरेटर विथ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट, ठीक है ना। अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो अच्छा रिजल्ट मीन्स कि एक जो सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होता है उसके लिए जो आपका फ्रेश साइटोलॉजी स्पेसिमेन होता है, साइटोलॉजी का फ्रेश स्पेसिमेन होता है, उसको 48 घंटे तक हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पूछा हुआ था कि जो फ्लूइड साइटोलॉजी है ना, जो फ्लूइड साइटोलॉजी है उसमें जो फ्लूइड होता है किस में कलेक्ट किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका ADTA जो है करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं है, ये प्लेन में भी नहीं और नॉन ऑफ दी तो अब बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, इन विच बैक्टीरिया ग्रेन्यूल्स इन दी साइटोप्लाज्म हेल्प्स इन देयर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बैक्टीरिया का जो ग्रेन्यूल्स होता है उसके साइटोप्लाज्म में, है ना, जो बैक्टीरिया होता है उसके साइटोप्लाज्म में कौन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स, तो जो कि उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। मींस बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने वाला जो ग्रेन्यूल्स होता है वो कौन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जो ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं वो किस में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पे है आपका माइकोबैक्टीरियम, कॉर्नीबैक्टीरियम, क्लॉस्ट्रिडियम या फिर स्ट्रेप्टोकोकस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए होंगे पूछ रहा है कि बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस बैक्टीरिया को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पास देखेंगे जो है कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीसीज, है ना, जो कॉर्नी बैक्टीरियम स्पीसीज होता है ये ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन मोटाइल होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है एंड कभी कभी ये क्लब शेप में पाया जाता है। ये प्लेओमॉर्फिक भी होता है, ठीक है। प्लेओमॉर्फिक मीन्स कि ये अपना जो मॉर्फोलॉजी है उसका कभी चेंज देखने को मिलता है, चेंज रहता है कहीं कहीं। तो ये जो होता है रॉड शेप का होता है या फिर बोले तो ये बैसिलाई बैक्टीरिया होता है। दे आर टिपिकली फैकल्टेटिव एनारोब्स, है ना, ये एनारोब्स होता है, मीन्स कि O2 के एब्सेंट में ये क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है या फिर मल्टीप्लिकेशन करता है, मीनिंग दे कैन ग्रो विदाउट ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन के बिना ये ग्रो कर सकते हैं। एंड आर कैटालाइज पॉजिटिव, ये कैटालाइज पॉजिटिव होता है। अ की कैरेक्टरिस्टिक इज देयर टेंडेंसी टू फॉर्म
पैलिसेड्स या फिर चाइनीज लेटरिन, है ना। यहाँ पे अभी इसका देखेंगे थोड़ा डिस्क्रिप्शन में, अरेंजमेंट्स ऑन ग्राम स्टेन ड्यू टू देयर यूनिक डिवीजन पैटर्न, ठीक है। तो जब ग्राम स्टेन है, ठीक है, ये है ग्राम स्टेन, तो इसमें जो ग्राम स्टेन में जो इसका यूनिक पैटर्न होता है, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह से ये चाइनीज लेटर टाइप से पाया जाता है, चाइनीज लेटर टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा हुआ है कि जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, किस बैक्टीरिया में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो होता है आपका कॉर्नी बैक्टीरियम। कॉर्नी बैक्टीरियम में यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम है, यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ग्रेन्यूल्स है, ठीक है। जो कॉर्नी बैक्टीरियम में होते हैं उनमें ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और एल्बर्ट स्टेन के द्वारा, ठीक है, जो एल्बर्ट स्टेन टेस्ट होता है, तो एल्बर्ट स्टेन के द्वारा इसी कॉर्नी बैक्टीरिया में जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसी के कारण हमको या फिर इसी के हेल्प से हम पता कर पाते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम होता है, इसमें होता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जो ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में, जो कि एल्बर्ट स्टेन के कारण हमको दिखाई देता है। जब हम एल्बर्ट स्टेनिंग करते हैं तो एल्बर्ट स्टेनिंग में ये आइडेंटिफाई होते हैं इस तरह से, ठीक है। जो इसका साइटोप्लाज्म है वो किस कलर का दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है आपका ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जो इसके मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, वो एल्बर्ट स्टेन से ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, जो कि आपके इस कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कि जो कॉर्नी बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है, ग्रेन्यूल्स की हेल्प से हम किस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जो कॉर्नी बैक्टीरियम है तो ग्रेन्यूल्स की हेल्प से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये ग्राम पॉजिटिव है ना, ये ग्राम स्टेनिंग का है, और ये है जो आपका ये एल्बर्ट स्टेन का है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, इन एल्बर्ट स्टेन द ऑर्गेनिज्म स्टेन, ठीक है। यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो एल्बर्ट स्टेन होता है उसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है या फिर जो बैक्टीरिया आपका होता है वो किस कलर का दिखाई देता है। तो यहाँ पे ब्लूइश ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, या फिर ग्रीन कलर, या फिर रेड कलर, ठीक है। तो यदि कभी ऑप्शन सिर्फ अगर ब्लूइश ब्लैक कलर दिखता है, उसमें अगर ग्रीन कलर नहीं होता है, तो ऑप्शन आपको इसको करेक्ट करना है। लेकिन जो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ग्रीन कलर जो होगा, ऑर्गेनिज्म का कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, या फिर एल्बर्ट स्टेन में ग्रेन्यूल्स किस कलर का होता है, या फिर ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो किस कलर के शो होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पास जैसे कि हमने अभी देखा कि जो एल्बर्ट स्टेन है ना, ये एल्बर्ट स्टेन होता है, ये एल्बर्ट स्टेन है। एल्बर्ट स्टेनिंग के बाद जो कॉर्नी बैक्टीरियम है ये ब्लैक भी दिख रहा है एंड ग्रीन भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पूछा हुआ है जैसे कि ये, ठीक है, कि एल्बर्ट स्टेन में जो ऑर्गेनिज्म का स्टेन है वो किस कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ ब्लू ब्लैक कलर भी है, ऑरेंज कलर भी है, एंड ग्रीन कलर एंड रेड कलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो होगा आपका ग्रीन कलर। चूँकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का कलर पूछा है, तो अगर ग्रेन्यूल्स का कलर पूछेगा, ग्रेन्यूल्स एंड ऑर्गेनिज्म भी पूछ सकता है ना, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स ग्रेन्यूल्स भी पूछ सकता है, तो फिर वहाँ पे ऑप्शन आपका ब्लूइश ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे हमारा MCQ सीरीज खत्म होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।